ठीक है, रीजन आप लोग लिख लिया पूरा ना, सेम वायर यूज किया गया था इसलिए क्वेश्चन में दिए हैं कि सेम वायर इज यूज्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हुक्स लॉ, हेडिंग लीजिए, पढ़ा चुके हैं बस नाम नहीं लिए थे। हुक्स लॉ का हम पढ़ा चुके हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस बाई क्या, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर डबल स्ट्रेस अगर लाया गया तो डबल लेंथ में चेंजिंग होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां से स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है। ये अगर बल्ब के लिए, शेयर के लिए और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए तीनों के नाम लिया तो इसका क्या नाम देते थे हम लोग? हाँ, इलास्टिक मॉडुलस। उसी इलास्टिक मॉडुलस का 3 नाम पड़ता था जिसमें से एक यंग्स मॉडुलस भी था। ठीक, स्ट्रेन तो गामा इज इक्वल टू यहां से फिर हम लोग बोल देते थे कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, बस एक नाम नया आया है। ठीक, नोट कर लीजिए, मतलब कोई हुक्स लॉ बोल दिया तो आप लोग गायब मत हो जाइएगा, इसलिए नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा मत लिखिए, सब लिखा हुआ है किस बात में। अच्छा, हुक्स लॉ का कहीं और भी नाम आया था क्या? नहीं, अभी तक तो पिछले लेक्चर में एक बार ही नाम लिए थे हम। इसका नाम आ चुका है क्या पहले वर्क एनर्जी में, स्प्रिंग जब पढ़ा रहे थे तो? जैसे स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि अगर वो अपने नेचुरल लेंथ से अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इलॉन्गेशन के केस में, और वो जो फोर्स लगता है वो F = -kx होता है। माइनस सिंपली ये बताता है कि दोनों वेक्टोरली अगर होंगे तो माइनस मतलब अपोजिट लगेगा। मतलब यहां पर भी ये स्प्रिंग तो नहीं है, ये तो मेटेलिक वायर है, सिंपली मेटेलिक वायर है। हुक्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे वो F = -kx यहां पे पढ़े थे स्प्रिंग के केस में। मतलब ये जो फॉर्मूला था वो हुक्स लॉ के ही बेसिस पर आता है। यहां पर एक पॉइंट और पढ़े होंगे आप लोग, नेचुरल लेंथ इज या स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, मतलब इनवर्सली बाय नेचुरल लेंथ। ये भी पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, ये पुराना मतलब आप लोग पढ़े, इसको हम बस रिवीजन करवा रहे हैं। ये तो पढ़े होंगे, मतलब पढ़े कि नहीं आप तो मतलब ऐसे क्यों देख रहे हैं? पढ़े हैं ना भाई, जो हमारा क्लास किया है वो तो पढ़ा हुआ है शायद उसी से। उसमें ये क्वेश्चन इसके बाद जस्ट हम दिए थे कि एक वायर को जब n पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो n पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो एक उसमें एक पार्ट बनेगा, जैसे टोटल लेंथ l है अगर, तो n पार्ट में डिवाइड करने मतलब क्या हुआ कि इसका लेंथ हो जाएगा l/n। किसी वायर को n पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो किसी एक टुकड़े का लेंथ कितना होगा? l/n होगा। तो इस एक टुकड़े वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो यहां से लाते थे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, अगर पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा nk। क्या नहीं हम पढ़ा दे स्टार्टिंग से तक, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ा देते हैं, या रिवीजन नहीं किए हैं उसकी वजह से नहीं याद हो। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तो हो गया है क्या? ठीक है, तो जब स्प्रिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जब स्प्रिंग हेडिंग दे करके स्प्रिंग का डिटेल बताया जाता है तो वहां पर हुक्स लॉ का नाम लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होता है, वहां से x डिस्प्लेस होता है
और वहां से रिलीज किया जाता है, तो जो फोर्स लगता है x डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर वो लगता है -kx। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर इस स्प्रिंग को हम आधे पर से कट कर दें, ठीक है ना, हम अभी n को नहीं लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग का लेंथ l है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। चलिए वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अब यहां पर इसको आधे पर से कट कर दिया तो इसका नेचुरल, अब दो स्प्रिंग बन गए, ये दो पार्ट में बढ़ गए, तो इसका लेंथ हो जाएगा l/2 तो क्या इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो जब वो आधे आधे में बढ़ गया तो क्या अभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट k ही रहेगा कि बदल जाएगा? तो वो बताते हैं इस रिलेशन से। तो बोलेंगे क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि ये अगर हाफ होगा तो डबल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि हाफ होगा तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आधे आधे में बांटने का मतलब, अब यहाँ पर जो k डैश होगा वो 2k और ये भी k डैश हो क्या हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा। क्लियर? ये स्प्रिंग कांस्टेंट को जब स्प्रिंग को कट करते हैं तो ये रूल फॉलो होता है नए स्प्रिंग कांस्टेंट को लाने के लिए। चलिए एक एग्जांपल ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल, हम स्प्रिंग को बार बार वैसे भी दिखाते हैं, एक सिंपल वायर से डिनोट कर रहे हैं उसको। ठीक, ये स्प्रिंग है और इसको जो है हम लोग, इसका लेंथ l है, या लेंथ नहीं भी देगा, वो लेंथ नहीं देगा, वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे देगा। बस पहली बात स्प्रिंग कांस्टेंट देगा और बोलेगा कि इसको हम लोग दो लेंथ में कट करते हैं और उन दोनों लेंथ का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक, 2 और 3 के रेशियो में बांटते हैं। जैसे अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कुछ यूं। तो अगर अब पूछें कि ये वाला जो इस रेशियो में कटा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 आया होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट k2 आया होगा, तो बताइए ये कितना होगा और ये कितना होगा? ये सेकंड एग्जांपल है। तो आप ऐसा करिए, ये नोट कर चुके हैं, ये आप नोट करके, क्योंकि भाई बात यहाँ शुरू हो रहा है तो शुरुआत से किया जाए, ये नोट करके इसको नोट करिए। k क्या है? वही पुराना वाला। एनएल क्या है? नेचुरल। ये भी पुराना। नॉर्मल लेंथ मत बोल दीजिए, नेचुरल लेंथ है, क्लियर ना? वो भी बस सही है, नॉर्मल लेंथ। ठीक, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फास्ट नोट करिए। पूरा मत छाप दीजिएगा, यहां तक आइए फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन बन गया ना, ये यहां तक आइए। हो गया? बताइए आया कैसे? अगर प्रोसेस से, मेथड से सॉल्व करें तो कैसे आएगा ये? तो बोलेंगे कि स्टार्टिंग में k था तो वो अपने नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब मान लेते हैं k डैश हो गया तो वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, अब उसका जो लेंथ आ गया l/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? k डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 into 1/l। देख लीजिए कोई अंतर नहीं है, बस रीअरेंज किए हैं, बस रीअरेंज किए हैं। ठीक है, अच्छा बताइए कि k डैश इक्वल टू 2 times 1/l, बताइए 1/l का वैल्यू क्या है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में k है। इसी से कंपेयर करके हम कह सकते हैं, इसी से कंपेयर करके कह सकते हैं कि k डैश हो जाएगा 2k। इस मेथड से इन दोनों का आंसर 2k आया है। ठीक, जब एक तरीका बता दिया तो इसका बताइए आंसर आप लोग। इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करके बताइए कि k1 की कितना आएगा।
हर जगह टाइम नहीं लगाया जाता है, खर्च से लग बताइए। चलिए, बहुत बहुत प्रयास कर लिया आप लोग अच्छे बच्चों की तरह। इधर देखिए, कितना टाइम फिर लगता है। आपके पास जो है 15 गुलाब जामुन है। कितने हैं? 15। इसको जो है 2 व्यक्ति बांटना है 1:2 के बेस पर। तो कैसे बांटेंगे? तो तरीका ये होता है कि टोटल गुलाब जामुन इनटू जिसको बांटना है जिस रेशियो में वो ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई जितने रेशियो में बटा है। तो 1 और 2 दोनों जोड़िए 3, मतलब इसको मिलेगा 5, इसको कितना मिलेगा? अब घटा मत दीजिएगा, तो सीख रहा है तो उसको भी मैथ से लाए। तो आ जाएगा टोटल गुलाब जामुन इनटू जिसको बांटना है उसका रेशियो ऊपर होता है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से आएगा 10 और 10 5 15, इसी रेशियो में बटेगा। बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ भी करना है। ठीक, मान लिया कि लेंथ L है, किस रेशियो में तोड़ना है? तो इसके पास लेंथ कितना आएगा? L1 इक्वल टू किसको बांटना है? गुलाब जामुन को। इसको कितना मिलेगा? ऊपर रहेगा। कितने रेशियो में बटा है? 2 + 3 5, मतलब 2L/5 इसका हो गया। बताइए L2 कितना आएगा? तो जिसको बांटना है इनटू जितने में बांटना है डिवाइडेड बाई टोटल, ये आ गया 3L/5, दोनों जोड़ेंगे L आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से रिलेशन क्या बना था? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, कैपिटल L मान लेते हैं। K1 इक्वल टू क्या अटैचमेंट क्या हो जाएगा? K1 इक्वल टू 1/L1, यस, K1 इक्वल टू 1/L1 और 1/L1, L1 कितना था? 1/2L/5, मतलब 5/2 1/L, यही तो होगा। इसका मतलब K1 आ गया कंपेयर करने से 5/2K। देखिए 1/L के जगह K लिख सकते हैं, आ गया आंसर। इसे बोले इतना टाइम कहाँ लाने को जरूरत नहीं था। अब बताइए इसका, बताइए इससे रिलेटेड K2 कांस्टेंट आ गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको जाएगा? 1/नेचुरल लेंथ L2 कितना है? 1/3L/5 कितना है? 5/3 1/L। तो K2 इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 5/3K। नोट कर लीजिए, ऐसे सॉल्व करेंगे।
इस टाइप का कर लेंगे ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई वायर है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, गिवन है ये, और इसको जो है हम लोग कट करते हैं, कट इन रेशियो 1:n, देन फाइंड रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होगा रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट अगर वो n 1:n में तोड़ा जाता है तो? जल्दी से लिख दीजिए तो इसमें cut in ratio 1:n, then find ratio of the spring constant. Then find the ratio of the spring constant. क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम मत लगा करिए, आपको क्यों टाइम लगाते हैं भाई। देखिए अब 1:n, यहाँ से L1 यहाँ से L2 कितना कितना आएगा? L1 इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल लेंथ 1 ऊपर होगा बाई 1 + n, L2 कितना होगा? L जितना बांटना है 1 + n, और हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अब दिमाग लगा लीजिए इसमें, K1/K2 L2/L1। अब कुछ लोग अकेले K1 K2 निकाले होंगे, ऐसा नहीं करना था। आप डायरेक्ट लिखिए ना इसको ऐसे, K1/K2 = L2/L1 डायरेक्ट लिखिए, और डायरेक्ट लिखिए उसको जो है कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या जाएगा इसमें L2 को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आ रहा है कर लीजिएगा इसमें, L2 Ln/1 + n डिवाइडेड बाई L/1 + n। कितना आया? n आ रहा है क्या? n ही आ रहा है ना? ये नीट का क्वेश्चन था। ठीक, अगला देखते हैं इसमें। हाँ, अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सब जरूरत पड़ेगा भैया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दो टाइप का होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके का होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होगा।
की पॉइंट है ये, पहचानने का की पॉइंट। कभी ये गलत नहीं होगा, ये की पॉइंट पकड़ने का कि सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा। पहचान क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? इलॉन्गेशन दोनों स्प्रिंग का सेम होगा, दोनों स्प्रिंग का इलॉन्गेशन सेम हो गया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में अगर टेंशन सेम हो गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यही पहचान है। हो गया? बताइए ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में है कि पैरेलल में है? जड़ को पकड़िए और क्या बेसिक पकड़िए, जो की पॉइंट बताए थे, तो ये हो जाएगा पैरेलल में। देखने में सीरीज जैसा लग रहा है, एक ही रास्ते में दोनों पड़ गए तो सीरीज जैसा लग रहा है लेकिन है पैरेलल। क्यों? क्योंकि हमारा की पॉइंट क्या था कि अगर हम इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो इसके अंदर भी x लेंथ में चेंजिंग आएगा और इसके अंदर भी x लेंथ में चेंजिंग आएगा। इलॉन्गेशन वर्ड से मतलब कोई इलॉन्गेशन नहीं है, कंप्रेशन भी उसमें इंक्लूड होगा। इलॉन्गेशन या कंप्रेशन मतलब चेंज इन लेंथ ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, ये सेम होना चाहिए। इसको भी लिख लीजिए, पैरेलल में होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बताइए ये क्या है इसमें, इसको चेक करिए। तीन स्प्रिंग, ये क्या है? बहुत दिक्कत है तो आप दोनों मिक्स करा दिए इसमें ना, मिक्स हो गया कि नहीं? ये दोनों पैरेलल है और इन दोनों के साथ ये सीरीज है, इसके साथ ये सीरीज है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे ये दोनों पैरेलल में होगा और इसके साथ ये जो है सीरीज में होगा। हेडिंग दीजिए।
अब इधर देखिए, सुनिए, इक्विवेलेंट का को समझने का की पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंट को समझने का की पॉइंट क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, तीनों एक शाम को 5-5 रोटी खाते हैं, ठीक? लेकिन ये बच्चा जो है तीनों बच्चों के पूरे रोटी के बराबर अकेले खाता है, ठीक? तो 5-5-5, अगर कोई दूसरा इंसान 15 रोटी अकेले खा जाए तो रोटी के रिस्पेक्ट में, रोटी खाने के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति बाकी 3 के इक्विवेलेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? रोटी खाने के रिस्पेक्ट में। बाकी हर चीज में इक्विवेलेंट नहीं हो सकता तीनों के। तो उसी तरीके से ये भी है कि जो दोनों स्प्रिंग काम क्या होता है कि अगर वो नेचुरल लेंथ से अगर इलोंगेट हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, कंप्रेस हुआ तो धक्का देगा, यही उसका मतलब वर्क होता है। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मतलब क्या? इक्विवेलेंट स्प्रिंग मतलब कि कोई एक सिंगल स्प्रिंग इन दोनों की जगह, मतलब इन दोनों को हटा दें और एक स्प्रिंग लगा दें, वो वही काम करे जो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक? इसमें जो है कौन सा वर्क? फोर्स लगाने वाला काम। यहाँ रोटी खाने वाला काम था, यहाँ पर फोर्स लगाने वाला काम। तो हम जैसे इसको x डिस्प्लेस करें तो ये दोनों मिल करके इसको उतना ही फोर्स लगाएं जितना कि किसी एक सिंगल स्प्रिंग को रख दें। मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, ठीक है? तो K1 K2 को हटाया, केवल एक स्प्रिंग लगाया जिसको बोल देते हैं K इक्विवेलेंट। जब इसको हम x डिस्प्लेस करें तो उतना ही फोर्स लगाए, x डिस्प्लेस करें उतना ही फोर्स लगाए जितना ये लगा था, ठीक? तो बताइए उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? स्प्रिंग कांस्टेंट उसका कितना होना चाहिए? नहीं, आप रेजिस्टेंस को मत याद करिए, करें वो 10th में था। ये स्प्रिंग तो क्या करते हैं इसमें कि इसको आगे बढ़ाइए तो फोर्स कितना लगेगा? इसको x आगे बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर F1 और F2 2 फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F1 प्लस F2 मिल करके कितना हो गया? तो दो x डिस्प्लेस हुआ है तो ये भी x डिस्प्लेस होगा, ये भी x डिस्प्लेस होगा। तो F इक्वल टू kx होता है ना, साइन को मत ध्यान दीजिए, माइनस को मत ध्यान दीजिए, हम मैग्नीट्यूड वाली बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? kx हो जाएगा। तो ये कितना देगा? k1x। ये कितना देगा? k2x। और यहाँ हम क्या बोल रहे थे? उतना ही फोर्स लगाए, उतना ही फोर्स लगाए, उसके लिए हमें कितना स्प्रिंग कांस्टेंट लेना होगा? तो k इक्विवेलेंट लेना होगा, वही तो निकालना है। कितना डिस्प्लेस करने पर? x। तो जितना ये दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे थे उतना ये अकेले फोर्स लगाए, मतलब ये दोनों बराबर हो। और जब ये बराबर होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फर्स्ट और सेकंड से मिलकर के बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट ये बराबर होना चाहिए इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि दोनों को फोर्स बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होगा। तो यहाँ जाएगा k1 प्लस k2, x कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इनटू x, x कैंसिल हो गया, यहाँ से k इक्विवेलेंट आ गया k1 प्लस k2। मतलब ये है कि अगर ये 50 न्यूटन पर मीटर होगा और ये 100 न्यूटन पर मीटर होगा तो हम यहाँ पर कितना लगा दें कि उन दोनों के बराबर काम करे? अगर एक 50 एक 100 है तो हम केवल एक ही स्प्रिंग लगा दें 150 न्यूटन पर मीटर का, तो वो वही काम करेगा जो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। इक्विवेलेंट समझ आ गया? रोटी समझ आया? इक्विवेलेंट कहीं भी काम आएगा तो अभी आगे भी 12th में काम आएगा, तो वहां भी यही वर्ड यूज होगा कि जो सब मिलके कर रहा है वो अकेला करे, तो इन सबके रिस्पेक्ट में ये इक्विवेलेंट है, ठीक? इसको नोट कर लीजिए एज ए फॉर्मूला। अच्छा, 2 के लिए ये है, 3 होता ऐसे तो n होता तो सबको जोड़ देते, ठीक?
यहाँ पर इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाना है के इक्विवेलेंट, इसको भी जो है हम x अगर डिस्प्लेस करें आगे, इसको भी x डिस्प्लेस करें। अब सुनिए ध्यान से, जैसे अगर इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा और इसमें भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, दोनों स्प्रिंग में कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। मान लेते हैं x1 ये डिस्प्लेस हुआ, इलोंगेट हुआ, और दूसरा वाला x2 इलोंगेट हुआ। तो क्या ये लिखा जा सकता है कि जो x होगा वो किसके बराबर होगा? दोनों के मिलकर के, दोनों मिलकर जितना चले होंगे उतना ब्लॉक अकेले चला होगा, तो x x1 + x2। अच्छा, इसमें खासियत क्या होता है? सीरीज में क्या सेम होता है? बस वहीं से इक्वेशन क्रिएट करेंगे, मतलब इसमें भी टेंशन T होगा और इसमें भी टेंशन T होगा। तो यहाँ से अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ से इक्वेशन बनाना हो, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? टेंशन सुनिए ध्यान से, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम है। अच्छा, इसके अंदर स्प्रिंग में टेंशन कौन से फॉर्मूले से आएगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इसका इलोंगेशन। अच्छा, इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा वो इसके वाले फार्मूले से आएगा, T = K2 × x2। मतलब जो टेंशन सेम है वो अगर इसके बिहाफ पर बात करें तो K1 x1 के बराबर आएगा, और वही टेंशन इसके अंदर भी तो है क्योंकि दोनों में टेंशन सेम है, लेकिन इसमें जो टेंशन आया है वो इसके मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, मतलब यही हो गया बराबर किसके? K2 x2 के। अच्छा, यहाँ पर क्या बोलेंगे? वही टेंशन आए, जो टेंशन इसमें था वही टेंशन आए, मतलब T = K2x, T = K2x, यहाँ जाएगा K इक्विवेलेंट × x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए कि x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू यहाँ पुट करिए, x का वैल्यू यहाँ पुट करिए, x1 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए यहाँ पर, x2 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पुट करिए, और x का वैल्यू यहाँ से रख करके यहाँ रखिए, इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा। यहाँ से x1 = T/K1 और x2 = T/K2, और यहाँ से x = T/K इक्विवेलेंट, ये होगा।
अब डिराइव जहां से भी हो आपको फाइनली रिजल्ट याद रखना है। डिराइव चाहे जैसे भी हो लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।